जब इकोनॉमी ठीक होती है तो लोगों का लाइफ स्टैंडर्ड ठीक होता है, लाइफ स्टैंडर्ड ठीक होता है, जॉब्स मिलती हैं और जॉब्स मिलती हैं तो सबसे पहली चीज़ ये होती है कि माशरे में सुकून आता है। तो इकोनॉमी की क्या हालात हैं, अवाम इस वक्त एक परेशानी के आलम में, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा। कंसेंसस नहीं है हमारे इकोनॉमी पे, कंसेंसस नहीं है, हमारी लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं है। आप रीजनल कंट्रीज में देखें, बांग्लादेश को देखें, आप इंडिया को बहुत आगे देखें, हम बांग्लादेश हमसे। और उसकी वजह क्या है कि खालिदा जिया ने जो पॉलिसीज बनाई उनको कंटिन्यू किया हसीना वाजिद ने। उन लोगों ने एक दूसरे पे इल्जामात बेशुमार लगाए, लेकिन इंटरनेशनली ये जाके नहीं कहा कि ये चोर है। जब अपनी आवाम को आप एक कॉन्फिडेंस देते हैं कि ये हमारे हुक्मरान चोर है, तो ये मैसेज किसको जाता है? मैं ये मतलब बीइंग नॉन पॉलिटिकल, इकोनॉमिकली अगर हम देखें, अगर ये चोर सर, है वो है, लेकिन इंडिया में बहुत ज्यादा शोर मचाया सर, जाता है, वो लेकिन चोर है, ये चोर है, नहीं, लेकिन वो उनकी इकोनॉमी इंटरनेशनली हमारे ऐसा नहीं साथ कहते। नहीं आ रही। वो इंटरनेशनली कभी ये नहीं कहेंगे। हालांकि मैं आपको अडानी की अगर कभी स्टोरी बयान करूं तो उसमें इतनी कॉम्प्लिकेशंस है कि उसने बीजेपी से कैसे सपोर्ट ली, लेकिन वो इंटरनेशनली ये नहीं कहते कि ये चोर है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जवाद जैदी और आप देख रहे हैं एडिटोरियलिज्म। नाज़रीन, दुनिया में कोई शायद ऐसा मुल्क हो जिसका ये ख्याल हो कि बगैर इकानमी के वो दुनिया को लीड कर सकता है। इंग्लिश की एक कहावत है, ई इज इक्वल टू ई, इकोनॉमी इज इक्वल टू एम्पायर। जिन मुल्कों की इकोनॉमी नहीं, वो मुल्क अपनी सल्तनत कभी भी कायम नहीं रख सकते। इकोनॉमी के साथ एक मजबूत फौज चाहिए होती है और मजबूत फौज भी इकोनॉमी से जुड़ी होती है। इसी पर आज इकोनॉमी के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आमिर अली साहब, चाइनीज गुडविल इन्वेस्टर हैं ये, और ये आज हमसे इकोनॉमिक पे बात करेंगे। हम देखेंगे कि दुनिया की जो वर्ल्ड पावर्स हैं वो किस तरह इकोनॉमी को लीड कर रही हैं और पाकिस्तान पे आने वाले वक्त में या इलेक्शंस के बाद किस किस्म का प्रेशर होगा इकोनॉमिक को लेकर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, थैंक यू वेरी मच। आपने बड़ा अच्छा स्टार्टअप में आपने एक बात की। एक वक्त था कि सोवियत यूनियन जो है वो इतनी बड़ी एक स्ट्रेटेजिकल पावर थी, लेकिन अगर कोलैप्स किया उसने तो दैट रीजन वाज ओनली वन एंड दैट वाज इकोनॉमी। हम इस रीजन में अगर देखें और साउथ ईस्ट एशिया में देखें, ईस्ट एशिया में देखें, हम सिर्फ इस रीजन को ही देखें तो एक वक्त था कि पाकिस्तान की ग्रोथ रेट 7% प्लस पे जा रही थी, लेकिन पिछले 4-5 साल से ऑलमोस्ट हम लोग या 1% या कभी माइनस में और कभी ज़्यादा से ज़्यादा हमारी स्पेकुलेशन 2% ग्रोथ की हो रही है, जबकि दुनिया इसी टाइम पे डबल फिगर में जा रही है। डबल फिगर का मतलब है कि इकोनॉमी जो है वो विद इन अ सर्टेन पीरियड डबल हो जाती है। अभी रिसेंटली मैंने एक सर्वे पढ़ा है, इवन फॉर वियतनाम उनका ग्रोथ रेट जो है वो दैट इज 8.6%, एंड विद दैट 8.6% विद इन लास्ट 10 years they have almost they have make their economy like 250% up. So जब इकोनॉमी ठीक होती है तो लोगों का लाइफ स्टैंडर्ड ठीक होता है, लाइफ स्टैंडर्ड ठीक होता है, जॉब्स मिलती हैं और जॉब्स मिलती हैं तो सबसे पहली चीज़ ये होती है कि माशरे में सुकून आता है। सर, माशरे में सुकून आता है, इकॉनमी ग्रो कर रही है। पाकिस्तान में ऐसी क्या वजूहत हैं कि हमारी इकॉनमी ग्रो ही नहीं करके दे रही? मुसलसल जमहूरियत का दौर चल रहा है, कहा जाता था कि जमहूरियत आएगी तो इकॉनमी ग्रो करेगी, लेकिन इकॉनमी हम देखते हैं 2008 की इकॉनमी देख लें, फिर 2013 की इकॉनमी देख लें, फिर 2018 की इकॉनमी देख लें, तो 3 इलेक्शन हम भुगता चुके हैं, चौथा इलेक्शन हमारे सर पे खड़ा है। तो इकोनॉमी की क्या हालात हैं, अवाम इस वक्त एक परेशानी के आलम में, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा। कंसेंसस नहीं है हमारे इकोनॉमी पे, कंसेंसस नहीं है, हमारी लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं है। आप रीजनल कंट्रीज में देखें, बांग्लादेश को देखें, आप इंडिया को बहुत आगे देखें, बांग्लादेश हम हमसे। और उसकी वजह क्या है कि खालिदा जिया ने जो पॉलिसीज बनाई उनको कंटिन्यू किया हसीना वाजिद ने। उन लोगों ने एक दूसरे पे इल्जामात बेशुमार लगाए, लेकिन इंटरनेशनली ये जाके नहीं कहा कि ये चोर है, ये चोर है। जब अपनी आवाम को आप एक कॉन्फिडेंस देते हैं कि ये हमारे हुक्मरान चोर है, तो ये मैसेज किसको जाता है? मैं ये मतलब बीइंग नॉन पॉलिटिकल, इकोनॉमिकली अगर हम देखें, अगर ये चोर सर, है वो है, लेकिन इंडिया में बहुत ज्यादा शोर मचाया सर, जाता है, वो चोर है, ये चोर है, नहीं, लेकिन वो उनकी इकोनॉमी इंटरनेशनली हमारे ऐसा नहीं साथ कहते। नहीं आ रही। वो इंटरनेशनली कभी ये नहीं कहेंगे। हालांकि मैं आपको अडानी की अगर कभी स्टोरी बयान करूं तो उसमें इतनी कॉम्प्लिकेशंस है कि उसने बीजेपी से कैसे सपोर्ट ली, लेकिन वो इंटरनेशनली ये नहीं कहते कि ये चोर है। हाँ सर, वहां पे हमारे इकोनॉमी पे क्या असर आ रहा है? सर देखिए, पहले मैं एक चीज की बात करता हूं कि जब इंडिया में देखे जो भी पॉलिसीज मनमोहन सिंह ने बनाई और 2 दफा उसे कंटिन्यू किया एज अ फाइनेंस मिनिस्टर एंड अ प्राइम मिनिस्टर, उन्हीं पॉलिसीज को बीजेपी ने कंटिन्यू किया। इसे कहते हैं कंसिस्टेंसी ऑफ द पॉलिसी। एक गवर्नमेंट को हम मुसलसल ये कहते जा रहे थे कि आपने जो भी करना है गवर्नमेंट के लिए, आपने जो भी पॉलिसी बनानी है, आप इकोनॉमी पे कंसेंसस ले आए। सर, पाकिस्तान में भी तो यही हुआ, सी पैक चल रहा है,
चाहे जिस दौर में भी आया, हर चीज अपनी इकोनॉमी की सूरत पे लीड कर रही है, लेकिन ताजिर का बुनियादी एतमाद ना आने की वजह क्या सिर्फ यही है कि इंटरनेशनल मार्केट्स में जाके हम अपने सियासतदानों को बुरा कह देते हैं आपस में? देखिए हर क्या चीज ये इतना मुतासिर करता है एक बयानिया? बिल्कुल करता है जी, बिल्कुल करता है। हमारे जब भी हम एज एन इन्वेस्टर जब कहीं जाते हैं, हम ऐसा जाते हैं एज एन इन्वेस्टिंग कंट्री और जाके हम वहां पे एक कॉन्फ्रेंस करते हैं। आई हैव सीन दिस सिचुएशन अ लॉट ऑफ टाइम। तो वो हमसे यही क्वेश्चन करते हैं, क्या आपके मुल्क में ये करप्शन है, क्या आपके मुल्क में वो करप्शन है? करप्शन करप्शन इन द काफी सेंस ज्यादा आ गया। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि इकोनॉमिक्स सिर्फ एक बयानी से तबाह हो रही है। बिल्कुल हो रही है, बिल्कुल 100% हो रही है। चाइनीज में एक कहावत है, वो कहते हैं कि इफ द वाटर इज वेरी क्लीन द फिश विल डाई। आप क्या समझते हैं कि चाइनीज इकोनॉमी में प्रॉब्लम नहीं थी? बिल्कुल है, आज भी है, इंडिया में भी है, दुनिया के हर मुल्क में है। लेकिन वो तमाम ममालिक जिनमें अगर एक सर्टेन लेवल ऑफ करप्शन चल रहा है, वहां की प्रोग्रेस की रेशो डबल डिजिट में जा रही है। उसकी वजह ये नहीं होती, ये करप्शन नहीं होती कि अब आपने जिस तरीके से नैब को यहां पे लाके बैठा दिया है, उसने आपकी प्रोग्रेसिव स्टेज को रोक दिया है। वो करप्शन नहीं है, इसको मैं बिल्कुल करप्शन नहीं मानता। आपके मुल्क में जितने बड़े बड़े काम हुए, जितने बड़े बड़े डैम्स बने थे, तब कौन सी ओपन बिडिंग थी? कौन सी ऐसी चीज थी जहां से आपने इंटरनेशनल बिडिंग ली हो? वन मैन डिसीजन था। तो और क्या वो सारी चीजें कामयाब हो गई? इसका सॉल्यूशंस क्या हम रख सकते हैं कि हम ये काम करें तो ये सॉल्यूशन आ जाएगा, ये काम करें तो सॉल्यूशन ये होता है, नैब बंद कर दें, इदारे बंद कर दें, सॉल्यूशन आ जाएगा? कभी नैब तो खैर एक ऐसा फजूल इदारा है कि जिसका स्वयं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के अलावा कोई तस्वुर ही नहीं है। हमारी स्टील मिल बंद पड़ी है, उसको कैसे चला सकते हैं? चाइनीज के आप इन्वेस्टर्स हैं, फ्री व्हील के, आप देखते हैं उनको, आप लीड भी करते हैं। अच्छा, हम देखते हैं कि जो दुनिया का ताकत का वर्ल्ड ऑर्डर है वो बदलता जा रहा है। किसी दौर में अमेरिका किसको लीड करता था, उससे पहले यूएसएसआर लीड करता था, चाइना के पास आ रहा है। तो जो वर्ल्ड ऑर्डर होता है उसमें इकोनॉमिक बड़ी मैटर करती है। क्या पाकिस्तान किधर देख रहे हैं आप इकोनॉमिक के लिहाज से? जी, this is you have two questions. So सबसे पहले I will like to give you the first reply. That is, what is the vision of China? What is the vision of Chairman Xi? Chairman Xi have a vision. It is very clear that he want a shared future for all over the world, for all over the world's community. Xi Jinping have this state of mind that if you want to make a progress, you need to make it surrounding with your other countries. You don't have to make the disputes highlighted. You have to make a common shared future जहां पे सिर्फ प्रॉस्पेरिटी पे बात हो, जहां पे बात हो। शेयर्ड फ्यूचर की आप बात कर रहे हैं, तो चाइना की तरफ से अब सी पैक के अलावा कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कॉमन शेयर्ड फ्यूचर में पाकिस्तान के लिए मुस्तकबिल में हामी हो सकते हैं या फायदेमंद हो सकते हैं? आप एक हमें तो ये भी सुनने में आ रहा है कि सी पैक भी शायद चाइना हमसे नाराज है, कभी नाराज हो जाता है। It is never. This is always a propaganda. China is never angry with Pakistan. China and Pakistan, they are very closely associated. They have the common goals. They have the common grounds. And even I met with the Chinese consulate, and his words were like this: that we are not only economical partner, but we are strategical partner, and to care about the strategical position of Pakistan. This is also a responsibility of Chinese government. स्ट्रेटेजिकल पोजीशंस आप बात कर रहे हैं। इंडिया में हालिया में हमने देखा कि राम मंदिर का अफ्ताह हुआ, इंडियन इकोनॉमिकली वाइज पूरी दुनिया को अब लीड करने की पोजीशन में आ गया। वही अमेरिका जो कभी हमारे साथ बैठा करता था, आज इंडिया के साथ बैठ रहा है, उसको अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना रहा है सिर्फ इकोनॉमिक बेस्ड पे। क्या पाकिस्तान दुनिया में अपनी वैल्यू इकोनॉमिक की डाउनफॉल से खोता जा रहा है? जब स्टेबिलिटी नहीं होती तो आप ऐसे चाहते हैं। आप देखिए, सी पैक के डिफरेंट फेजेस थे। अभी तक तो हमने फर्स्ट फेज को भी कंप्लीट नहीं किया, बट वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द सेकंड फेज। और सेकंड फेज में क्या है कि हमने पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी है। वी हैव टू गो फॉर द बिजनेस टू बिजनेस एंड और बिजनेस टू बिजनेस कैसे होगा कि आप वहाँ से इन्वेस्टर्स आएंगे जो आपके कॉमन पर्पस में इन्वेस्टमेंट करेंगे। पाकिस्तान का बजट डेफिसिट, आज भी मैं ये बात एक फोरम पर डिस्कस कर रहा था कि पाकिस्तान का बजट डेफिसिट इस वक्त पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम इट हैपेंड दैट वी आर एक्सपोर्टिंग चिलीज फ्रॉम पाकिस्तान टू चाइना एंड वी आर इंपोर्टिंग व्हाट? वी आर इंपोर्टिंग अनियन, वी आर इंपोर्टिंग गार्लिक, वी आर इंपोर्टिंग जिंजर। And you know what is the worth of the garlic and ginger that we are importing from China is like $3 billion. We are an agriculture country. If we need a cooperation, why we cannot ask China to help us? क्यों हमें ऐसी जरूरत क्या पड़ी कि हमें $3 बिलियन के लिए ये लहसुन गार्लिक्स मंगवाने पड़ रहे हैं? और इस कदर में हम, जैसा आप भी कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर कंट्री के, एग्रीकल्चर के जो दावे किए जाते हैं कि
पैदावार के हवाले से दावे किए जाते हैं, रिकॉर्ड पैदावार हुई, सारे बेबुनियाद होते थे। वो रिकॉर्ड पैदावार को जिसको ये रिकॉर्ड कहते हैं, ये अपने रिकॉर्ड खुद ही तोड़ते रहते हैं, उसके लिए इन्हें बाहर जाने की कोई जरूरत रिकॉर्ड नहीं है, कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है। और रिकॉर्ड 3 अदवार के आपने देखे पाकिस्तान में जमहूरियत गुजरी, 4 वज़ीर आज़म, 4 से भी शायद ज्यादा वज़ीर आज़म आए। नवाज शरीफ, पहले यूसुफ गिलानी साहब आए, फिर राजा परवेज अशरफ साहब आए, फिर मियाँ साहब आ गए, फिर शायद खाकान अब्बासी साहब आ गए, फिर इमरान खान साहब आ गए, फिर शहबाज शरीफ साहब आ गए, अब केयर टेकर वजीर आजम बैठे निगरान अनवारुल हक काकड़ साहब। सबके बयान ये गलत है इकोनॉमिक को लेकर। नहीं, देखिए हम किसी को भी ये नहीं कह सकते कि वो पाकिस्तान के साथ सिंसियर है या नहीं, लेकिन की बात ही नहीं हो रही, लाइन ऑफ एक्शंस की बात हो रही है कि उनके बयान क्या गलत है इकोनॉमिक्स को लेकर। सर, उन्होंने कोई भी एक पॉलिसी बनती है ना, जैसे उसको कंटिन्यू इसलिए नहीं किया जाता कि ये क्रेडिट पिछली गवर्नमेंट को चला जाएगा। ये हमेशा ये जो चीज़ है ना, ये पाकिस्तान को आगे नहीं बढ़ने देती। अभी तक हमने स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो पाकिस्तान में बनाने थे, जिसका हमारा ख्याल था, एक कैलकुलेशन थी, एक स्पेकुलेटेड जो नंबर्स थे वो ये था कि 2 मिलियन जॉब्स क्रिएट की जाएंगी पाकिस्तान में बाय सी पैक। अब जब भी लोगों से बात होती है वो कहते हैं चाइनीज अपनी लेबर लेके आ जाएंगे। भाई, चाइनीज अपनी लेबर कैसे ला सकते हैं? क्या आप लोगों को पता है कि चाइना में पर एनम इनकम जो कि पाकिस्तान में 1500 कुछ डॉलर है, चाइना में $16,000 प्लस है। वो लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते। वो पाकिस्तान में अगर इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, वो पाकिस्तान की लेबर को करना चाहते हैं। वी कैनॉट से ओनली चीप लेबर, बट वी नीड टू प्रोवाइड देम एटलीस्ट स्किल्ड और सेमी स्किल्ड लेबर। सर, अब हम सेमी स्किल्ड आप कहेंगे, इसी से मुझे एक सवाल आता है। चाइनीज जो प्रेसिडेंट है, उनकी आइडियोलॉजी दुनिया भर में बहुत ज्यादा उसको डिस्कस किया जाता है। आखिर ऐसी क्या आइडियोलॉजी है चाइनीज सदर की जो दुनिया भर में इतनी अहमियत की हामिल बनती जा रही है दिन प दिन? On 29 of December 2023, this was a very extraordinary meeting of China People's Congress. It was held at Beijing, and in that meeting, the chairman Xi have announced a common future for everyone. What he said that if China is making progress, that it is his duty. Like if you want to be secure, you have to look at your surrounding countries. You have to inject in them, and you have to help them with the technology. You have to help them with the money, so they can also grow together with you. And this is something what is called a common future. And his meaning for the common future is that what is our focus is that there should not be any hunger in the world, and there should not be any inequality in the world. Everybody should enjoy the benefits of happiness. So लास्ट क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। हैप्पीनेस, आपने कह दिया कि उनको ये चाहते हैं कि जिसको जो भी उनका पार्टनर हो, ये उनकी आइडियोलॉजी है कि वो खुशहाली देखे, उधर भूख ना हो, उधर तरक्की हो चाइना की तरह, और वो अपने पार्टनर्स को इस बयानिए पे आगे लेके चलना चाहते हैं। आखिरी सवाल है, फिर एंड करते हैं, और 1 लाइन आंसर चाहिए। पाकिस्तान 2024 के जनरल इलेक्शंस के बाद इकोनॉमिक में क्या बेहतरीन तब्दीली आ सकती है और क्या इसमें डिफॉल्ट आ सकता है? आप के लिए 2 लाइनर नहीं, 4 लाइनर मुझे ये कि चाइना ने पाकिस्तान पे जो लोन ड्यू था मार्च में $2 बिलियन का, एक तो वो रोल ओवर कर दिया, जिससे पाकिस्तान पे प्रेशर मजीद कम हो गया है। और आपका एग्रीमेंट साइन हो रहा है यूएई के साथ, जिसका एमओयू साइन हो चुका है, एंड दैट इज फॉर इनिशियल इन्वेस्टमेंट फॉर $25 बिलियन. And today I was attending a seminar, and one Chinese company have announced it publicly that they are going to invest $4.5 billion in different section of Pakistan in petrochemical sector. So these are some examples, but there are many examples behind. If we activate this CPAC properly, I can guarantee you in 2024 and 2025 we will get a direct investment. Direct investment means for that not for the infrastructure, for the factories, for the big projects like that, and that will come to Pakistan at least $200 billion. This is I'm sure. बहुत शुक्रिया। आपने सुना, नाज़रीन का कहना है कि जिस तरह की इन्वेस्टमेंट्स अब यूएई लेके आ रहा है पाकिस्तान में $25 बिलियन की, और जो चाइना ने अपने डेब्ट का जो हमने अदा करना था उसकी किस्त कर्जे की चाइना ने वो अभी इसको आगे कर दी, जिससे पाकिस्तान पे प्रेशर कम हुआ है। तो इस बयानिए के बाद अगर जो हमारे सामने ये आ रहा है, अल्लाह करे ऐसा ही हो, तो पाकिस्तान की जो आने वाली हुकूमत है उसको कहीं ना कहीं तो आसानी होगी, और शायद उसको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, और पाकिस्तान में ना सिर्फ जमहूरियत आगे बढ़ेगी बल्कि खुशहाल पाकिस्तान आगे जाएगा। इसी दुआ के साथ कि पाकिस्तान तरक्की करे, दिन और रात चुगनी तरक्की करे, और पाकिस्तान दुनिया के ताकतवर ममालिक की फहरिस्त में एक बार फिर शामिल हो इकोनॉमिकली, जैसा कि हम 1960s में और 1970s से लेकर 90s तक हम लीड कर रहे थे दुनिया को इकोनॉमिकली। इसी के साथ अपने मेजबान को दें इजाजत, मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।